जी, कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 12, चैप्टर 12 स्टार्ट किया था हमने। आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट स्टडी करने हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसमें कौन से मैटर्स डिस्कस होते हैं और इसमें अल्ट्रेशन वगैरह किस तरीके से हो सकती है। फिर उसके बाद कुछ जनरल प्रोविजंस होंगी जो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हैं। राइस की बुक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 एंड 5 है। आई कैप की बुक में भी सेक्शन नंबर 4 एंड 5 है। होम असाइनमेंट भी नोट कर लीजिएगा, रिटन फॉर्म में आपने अटेम्प्ट करनी है इस असाइनमेंट को। जी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले डेफिनेशन स्टडी करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है क्या? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑन इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में। यानी कंपेयर कीजिए इसको मेमोरेंडम के साथ। मेमोरेंडम में ऐसे अफेयर्स थे जो कि एक्सटर्नल नेचर के थे, जो कि एक्सटर्नल पार्टी से रेलिवेंट थे। कंपनी का नाम क्या है, ऑफिशियल लाइबिलिटीज क्या है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है कंपनी का, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए इंफॉर्मेशन थी। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये बेसिकली इंटरनल अफेयर्स हैं कि इंटरनली कंपनी मैनेजमेंट क्या होगी, कंपनी के ऑपरेशंस कैसे, किस तरीके से कंपनी रन करेगी। आर्टिकल्स के बारे में एक रूल ज़हन में रख लीजिएगा। हमने स्टडी किया था कि कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स दोनों को ओवरराइड करता है। यानी इसका मतलब क्या था कि कंपनीज एक्ट का स्टेटस अबव मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है। अगर कभी कोई ऐसी बात मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखी गई है जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, तो कंपनीज एक्ट वाली बात प्रिवेल करेगी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वाली बात को नहीं माना जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ अब डिस्कस हो रहा है और उसको कुछ दूसरे अल्फाज में बता रहा है। कंसेप्ट वही है, ध्यान में रखिएगा कि कंपनीज एक्ट ओवरराइड करता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को। यहां पे लेकिन से दूसरे अल्फाज में बता रहा है, आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर देन कंपनीज एक्ट, आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर देन कंपनीज एक्ट बट नॉट वाइस वर्सा। यानी आर्टिकल्स कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को मजीद स्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं लेकिन वाइस वर्सा नहीं, यानी उसको रिलैक्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज के ऊपर कंपनीज एक्ट ने फर्ज कीजिए 4 कंडीशन इंपोज कर दी, आर्टिकल्स ये तो कर सकते हैं 4 को बढ़ा के 5 कर दे, लेकिन यानी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन कंडीशंस को 4 से कम करके 3 नहीं कर सकते। इस कंसेप्ट को मजीद एग्जांपल से समझते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट ये कहता है कि एक पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होंगे। याद रखिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का रूल सेम है। यानी सिंगल मेंबर कंपनी 1, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या डायरेक्टर्स 2, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो 3, पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो 7। तो कंपनी एक्ट ने यह कहा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कि पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे 3। अगर आर्टिकल्स में यह लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 5 होंगे हमारी कंपनी के, क्या आर्टिकल्स की यह प्रोविजन वैलिड है? इसका जवाब है बिल्कुल वैलिड है। यह कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन प्रोविजन डिफरेंट होने का यह मतलब नहीं है उसके अगेंस्ट है या उसकी वायलेशन हो रही है, नहीं। जैसे ये प्रोविजन 5 कंपनीज एक्ट की प्रोविजन से डिफरेंट जरूर है, लेकिन कंपनीज एक्ट की प्रोविजन को वायलेट नहीं करी। क्यों? कंपनीज एक्ट ने कहा था मिनिमम 3 होने चाहिए और आर्टिकल्स कह रहा है मिनिमम 5, तो इसका मतलब है 5 में मिनिमम 3 वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है, बस आर्टिकल्स ने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को मजीद स्ट्रिक्ट कर दिया। उसने 3 कहा था, इन्होंने 5 कह दिया। लेकिन अगर आर्टिकल्स में यह लिखा हो कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इस पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होंगे, क्या यह प्रोविजन वैलिड है? इसका जवाब है नहीं, ये इनवैलिड है। क्यों? इसने ये डिफरेंट भी है और कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के अगेंस्ट भी है। कंपनीज एक्ट ने मिनिमम 3 कहा, ये मिनिमम 2 कह रहे हैं। इसका मतलब है कंपनीज अगर 2 डायरेक्टर्स रखते हैं तो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन पूरी नहीं हो रही होगी, उसकी वायलेशन हो रही होगी, तो ये प्रोविजन इनवैलिड होगी। तो ये कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजंस कंपनीज एक्ट से डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन उसके अगेंस्ट, उसकी वायलेशन में नहीं होना चाहिए। यानी उससे स्ट्रिक्ट तो हो सकती हैं ज्यादा, लेकिन ये रिलैक्स नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसी कंसेप्ट को। फिर डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन, कंपनीज एक्ट में एक जगह लिखा हुआ है कि ये 8-10 सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस में अगर कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फर्ज कीजिए 10 सिचुएशंस लिखी गई है। क्या आर्टिकल्स में यह लिखा जा सकता है कि इन 10 के साथ ये 2 और सिचुएशंस है जिनमें डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? इसका आंसर है यस, लिखा जा सकता है, क्योंकि ये प्रोविजन डिफरेंट जरूर है कंपनीज एक्ट, उसकी वायलेशन नहीं हो रही। कैसे? क्योंकि जो कंपनीज एक्ट ने कहा वो तो माना जा रहा है, मजीद आर्टिकल्स ने कहा ये 2 चीजें भी डिस्क्वालिफिकेशन में ऐड होगी। लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यह लिखा जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन 10 नहीं होंगी बल्कि 8 होंगी, तो यहां पे कंपनीज एक्ट की वायलेशन भी हो रही है। क्यों? जिन 2
सिचुएशंस के बारे में कंपनीज एक्ट ने कहा कि इनमें भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, आर्टिकल्स में उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। उनमें इसका मतलब है आर्टिकल को सामने रख के देखें तो पता चलता है कि उनमें फिर वो डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो अगर 10 से 8 करते हैं तो ये आपने कंपनीज एक्ट की प्रोविजन को रिलैक्स कर दिया, ये इनवैलिड है। लेकिन आर्टिकल्स में अगर कंपनीज एक्ट में 10 क्राइटेरिया डिस्क्वालिफिकेशन के और कंपनी अपने आर्टिकल्स में 10 की बजाय 12 दो मजीद ऐड कर देती है तो ये वैलिड होगा। तो ये मतलब है इस लाइन का कि आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर देन कंपनीज एक्ट बट नॉट वाइस वर्सा। उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट तो हो सकते हैं, उससे कम स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। और इसी प्रोविजन को हमने डिफरेंट वर्ड्स के साथ पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ठीक है, इसकी रीजन जो है वो क्या है, इसकी रीजन इसके पीछे वो रिक्वायरमेंट है कि कंपनीज एक्ट ओवरराइड करता है, उसका स्टेटस ओवर एंड अबव होगा मेमोरेंडम और आर्टिकल से। तो ये दो बातें थी, दो कंसेप्ट हमने सीखे अभी तक। एक ये कि आर्टिकल्स इंटरनल अफेयर से रिलेट करता है, इंटरनल मैनेजमेंट वगैरह से, और दूसरा ये कंपनीज एक्ट से ज्यादा स्ट्रिक्ट तो हो सकता है, लेस स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट के किसी प्रोविजन को आर्टिकल के थ्रू रिलैक्स नहीं किया जा सकता। अब आगे चलते हैं। अब इसमें मजीद हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इट, किस तरह की कंपनी के लिए जरूरी है कि वो आर्टिकल को रजिस्टर करवाए। फिर हम सीखेंगे कंटेंट्स या इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। फिर उसके प्रिंटिंग एंड आर्टिकल्स की प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। फिर प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की अल्टरेशन का प्रोसीजर क्या है, इसको स्टडी करेंगे जिस तरह हमने मेमोरेंडम में स्टडी किया था। और हु कैन गेट कॉपी, कि मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की कॉपी कौन ले सकता है। वैसे हम इस हु कैन गेट कॉपी को आर्टिकल्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इक्वली एप्लीकेबल है मेमोरेंडम के ऊपर भी। हु कैन गेट कॉपी और प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर, ये दो कंसेप्ट हैं जो आर्टिकल्स पे भी इक्वली एप्लीकेबल है और मेमोरेंडम के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। वो किसी भी नाम के साथ हमसे क्वेश्चन पूछ ले, सेम प्रोविजन हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। अच्छा, मेमोरेंडम ध्यान में रखिएगा, मेमोरेंडम हर कंपनी के लिए जरूरी है रजिस्टर करवाना, चाहे वो किसी भी टाइप की कंपनी हो। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी है, इन दो कंपनीज के लिए लाजमी है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर करवाना। किस कंपनी के लिए, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड के लिए। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है इसके लिए लाजमी नहीं है कि वो अपना आर्टिकल रजिस्टर करवाए। अच्छा, यहां पे एक कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, इससे ये मतलब ना लीजिएगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो ही ना, नहीं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लाजमी होगा, लेकिन उस कंपनी के लिए अपना आर्टिकल बना के रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं है। एक कंपनीज एक्ट ने रेडीमेड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना के कंपनीज एक्ट के साथ टेबल फर्स्ट शेड्यूल में अटैच कर दिया, टेबल ए टेबल बी। कंपनी अगर चाहे तो अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुद से बना के रजिस्टर करवा ले, वो भी ऑप्शन है, और चाहे तो अपना आर्टिकल रजिस्टर ना करवाए। जो कंपनीज एक्ट ने फर्स्ट शेड्यूल टेबल ए बी में आर्टिकल्स लिखा हुआ प्रेजेंट किया हुआ है उसको अडॉप्ट कर ले। तो दो ऑप्शंस हैं, या अपना खुद बनाए या रेडीमेड वाला अडॉप्ट कर ले। ठीक है, और ये इसलिए है, आप ये भी सोच रहे होंगे कि ज्यादातर कंपनीज तो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली होती हैं, और इन्हीं के लिए उन्होंने कहा कि ऑप्शनल है आपके लिए, चाहे तो खुद जमा करा दे चाहे रेडीमेड अडॉप्ट कर ले। वो इसलिए कि वाकई ज्यादातर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर के तौर पे ही रजिस्टर्ड होती है, और इनको फैसिलिटेट करने के लिए, ज्यादा कंपनीज को फैसिलिटेट करने के लिए कंपनीज एक्ट ने अलग से एक रेडीमेड फॉर्मेट बना लिया, ताकि इन कंपनीज को अपने आर्टिकल्स प्रिपेयर करने में मुश्किल ना हो, आसानी हो। जैसे अगर मैंने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनानी है, मेरे लिए आसानी क्या है, मैं खुद से सारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाऊं, सारी जो भी चीजें कंपनी एक्ट रिक्वायर करता है कि आर्टिकल्स में होनी चाहिए, एक एक चीज अपने हाथ से खुद लिखूं, या कि रेडीमेड हो उसको अडॉप्ट कर लूं, और अगर जहां कहीं मुझे जरूरत हो चेंज करने की उसको मैं चेंज कर दूं। तो इसीलिए बेसिकली ये जो मॉडल आर्टिकल्स अवेलेबल किए गए हैं टेबल ए में, ये फर्स्ट शेड्यूल में, ये कंपनीज की फैसिलिटेशन के लिए किए गए। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी ने अपना आर्टिकल्स लाजमी रजिस्टर करवाना है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के पास ऑप्शन है, चाहे तो अपना आर्टिकल रजिस्टर करवाए, चाहे तो टेबल ए वाला आर्टिकल अडॉप्ट कर ले। अगर टेबल ए वाला आर्टिकल अडॉप्ट करते हैं, अगर टेबल ए वाला आर्टिकल अडॉप्ट करते हैं तो टेबल ए वाले आर्टिकल्स में जो प्रोविजन लिखी होंगी वही एप्लीकेबल होंगी। अब अगर टेबल ए अडॉप्ट किया जाता है, इसमें फर्दर दो ऑप्शन है कंपनी के पास। पहली ऑप्शन, सारे का सारा टेबल ए वाला आर्टिकल एज इट इज अडॉप्ट कर लिया जाए। दूसरी ऑप्शन, उनमें से कुछ आर्टिकल, कुछ प्रोविजन ऐसे हों जिनको अगर चेंज करना चाहें तो वो चेंज भी कर सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन है, मॉडल आर्टिकल्स को एज इट इज अडॉप्ट कर लें या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें। अगर मॉडिफिकेशन कर किसी मॉडल आर्टिकल्स की किसी भी प्रोविजन की मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिर मॉडिफाइड प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, और अगर किसी चीज की मॉडिफिकेशन नहीं करते तो वो एज इट इज एप्लीकेबल होगी। ये जहन में रखिएगा।
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाले के लिए दो ऑप्शन है, खुद से रजिस्टर करवा लें या टेबल ए अडॉप्ट कर लें। टेबल ए अडॉप्ट कर रहे हैं, फर्दर दो ऑप्शन हैं कि चाहे एज इट इज और चाहे मॉडिफाइड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई कंपनी, आप सुनिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से बता रहा हूं, अगर कोई एग्जाम में कह दे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उसने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए और साथ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट नहीं करवाया, तो क्या होगा? इसका जवाब है कि कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन इसके आर्टिकल्स के तौर पे जो टेबल है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर आर्टिकल रजिस्टर ही नहीं करवाए जाते तो फिर टेबल ए एप्लीकेबल होगा, और आर्टिकल्स अगर रजिस्टर करवाए, ठीक है, फर्ज कीजिए, अच्छा कंपनी, अब एक और चीज सुनिए, कंपनी ने अपने आर्टिकल्स रजिस्टर तो करवाए, उसमें कंपनी एक्ट कहता था आपने 20 चीजों के बारे में लिखना है, आपने आर्टिकल जमा करवाया उसमें 15 चीजों के बारे में लिखा, बाकी की जो 5 चीजों के बारे में कंपनी एक्ट रिक्वायर करता है, लेकिन कंपनी ने अपने बनाए हुए आर्टिकल्स में 5 चीजों को डिस्कस नहीं किया, उनका क्या होगा? इसका जवाब यह है कि वो एज इट इज एप्लीकेबल होंगी, जैसा कि मॉडल आर्टिकल्स टेबल ए वाले में लिखा हुआ है वैसे एप्लीकेबल होंगी। अगर कंपनी अपना आर्टिकल सबमिट तो करवाती है लेकिन उन मैटर्स के बारे में साइलेंट रहती है। एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन याद रखिएगा, हम मर्केंटाइल लॉ में पार्टनरशिप के केस में जाके पढ़ेंगे, वहां पे भी सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई होगा। इसलिए फिर से क्विक सी रिवीजन कर लें। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किस कंपनी ने सबमिट करवाना है? लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के पास ऑप्शन है क्या? पहली ऑप्शन अपना आर्टिकल्स बना के सबमिट करवाए, दूसरी ऑप्शन टेबल ए अडॉप्ट कर ले। अगर अपना आर्टिकल्स बना के सबमिट करवाती है तो उसकी प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी। हाँ, अगर उसमें कोई कमी रह गई, यानी कुछ मैटर्स जो टेबल ए में लिखे हुए हैं अपने बनाए हुए आर्टिकल्स में नहीं लिखे हुए, वो फिर टेबल ए वाले में अप्लाई होंगे। अगर मॉडल आर्टिकल्स अप्लाई किया जाता है तो अडॉप्ट किया जाता है तो वो एज इट इज एप्लीकेबल होगा। अगर कंपनी चाहे तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकती हैं, यानी इसमें रिक्वायरमेंट्स को चेंज किया जा सकता है। ये हो गया कंसेप्ट हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इट। नेक्स्ट, कंटेंट्स या इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स में लिखा क्या जाएगा। अच्छा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि तकरीबन इसमें से मेजॉरिटी ऑफ कंसेप्ट हमने आगे चल के स्टडी करना है, तो मैं आपको ब्रीफली कंसेप्ट भी बताता रहूंगा और ये भी बताता रहूंगा कि ये हमने आगे फर्दर स्टडी करना है या नहीं करना। सबसे पहले बिजनेस के बारे में डिटेल आएगी। अच्छा, बिजनेस देखिए हम मेमोरेंडम में भी लिखते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, तो यहां पे बिजनेस क्या, यहां पे उसकी डिटेल है, वहां तो सिर्फ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होता है ना। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अलावा अगर दूसरे भी कुछ बिजनेस है वो कहां लिखे जाएंगे, वो फर्दर डिटेल इधर ही आएगी बिजनेस के बारे में। ये हमने मजीद आगे नहीं स्टडी करना कहीं पे। फिर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एंड इट्स फॉर्म। रिकॉल कीजिए, शेयर कैपिटल के बारे में मेमोरेंडम में भी तो लिखा होता है, लेकिन मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना होगा टोटल और उसकी डिवीजन क्या होगी। यहां पे क्या बता रहे हैं कि अगर कभी एक बंदे ने अपना शेयर कैपिटल ट्रांसफर करना है किसी दूसरे बंदे को, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो किस फॉर्म के जरिए से करेगा। आपको याद होगा, आपको रिकॉल करवा दूं, डेफिनेशन हमने याद की थी प्राइवेट कंपनी की। क्या डेफिनेशन थी? कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। याद है? तो वो जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना राइट टू ट्रांसफर शेयर्स की, वो ट्रांसफर ऑफ शेयर की रिस्ट्रिक्शन वो इस जगह पे लिखी होती है आर्टिकल्स में। ट्रांसफर ऑफ शेयर की हेडिंग होगी और नीचे लिखा होगा कि ये प्राइवेट कंपनी है इसलिए ट्रांसफर ऑफ शेयर पॉसिबल नहीं है जब तक कि डायरेक्टर्स की अप्रूवल ना हो जाए, या जो भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, रिकॉल कीजिए, कैपिटल तो लिखा हुआ है मेमोरेंडम में ऑथराइज कैपिटल डिवीजन, तो आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है कि क्या उसकी अल्टरेशन कभी की जा सकती है अगर करनी हो तो। अगर की जाएगी तो तरीकाकार क्या होगा, कितने तरह से अल्टरेशन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहां पे ये लिखा होगा कि अगर आपने अल्टरेशन करनी है ना शेयर कैपिटल की, फर्ज कीजिए कि 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास में लिखा हुआ है डिवीजन, 1 मिलियन शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब अल्टरेशन ऑफ कैपिटल में क्या लिखा होगा कि अगर कभी इस कैपिटल को अल्टरेशन चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो इसको बढ़ा के 10 से 20 मिलियन तो किया जा सकता है, यानी 1 मिलियन शेयर बढ़ा के 20 तो किए जा सकते हैं, लेकिन 1 से कम नहीं किया जा सकता। मे भी इस तरह की कंडीशन लिखी हो, या शायद ये लिखा हो कि अगर इंक्रीज भी किया जा सकता है डिक्रीज भी किया जा सकता है, यानी जो भी अल्टरेशन कैपिटल में, और हो सकता है इसमें यह भी लिखा हो कि उसकी फेस वैल्यू को भी बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। यानी जितने तरीकों से अल्टरेशन पॉसिबल होगी, इजाजत देनी है, वो यहां पे लिखी होगी इस सेक्शन में। और अल्टरेशन ऑफ कैपिटल के बारे में आगे चल के हमने अपने चैप्टर 14 में स्टडी करना, आगे चल के एक चैप्टर आएगा उसमें हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी फर्दर हम डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है। वोटिंग एंड अदर राइट्स, हर शेयर के कुछ राइट्स होते हैं, जैसे अभी तक हम लायबिलिटी पढ़े हैं ना कि फुली पेड शेयर है तो कोई लायबिलिटी नहीं, पार्टली पेड शेयर है तो रिमेनिंग अमाउंट तक की लायबिलिटी होगी। उसी तरह हर शेयर के साथ जिस तरह लायबिलिटी अटैच होती है, राइट्स भी अटैच होते हैं।
कि शेयर होल्डर का राइट है डिविडेंड रिसीव करेगा, शेयर होल्डर का राइट है मीटिंग को अटेंड करेगा, उसमें वोट कास्ट करेगा। तो यहां पे लिखा जाता है वोटिंग एंड देयर राइट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि वोटिंग एंड देयर राइट्स का एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है, वो तो सिंपल हमें पता है कि सबके वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन याद रखें ये वोटिंग राइट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपको याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट स्टडी किया था कि ऐसा पॉसिबल है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल की डिफरेंट क्लासेस हो, क्लास ए के शेयर, क्लास बी के शेयर। क्लास ए के शेयर्स की फेस वैल्यू हो सकता है 10 रुपए हो, क्लास बी के शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपए हो। खुद सोचिए जरा, अगर डिफरेंट क्लासेस हैं, उनकी फेस वैल्यू डिफरेंट है, क्या उनके वोटिंग राइट्स सेम होने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वोटिंग राइट्स डिफरेंट होने चाहिए। तो क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर लिखी होंगी मेमोरेंडम में, हर क्लास के साथ राइट्स क्या अटैच किए गए हैं, किसके कम है किसके ज्यादा है, वो कहां लिखा होगा? आर्टिकल्स में। इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी करेंगे हम, इसकी डिटेल भी हमारे सिलेबस में। नोटिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग, याद है जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स को। इसके नोटिस की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग कैसे होंगी, ये डिटेल हमने स्टडी करना है। ये तो पूरा चैप्टर है हमारे सिलेबस में। फॉर एग्जांपल नोटिस लेना है, कितने दिन पहले देना है? अब आप कहेंगे सर ये तो स्टैंडर्ड पीरियड 21 दिन आपने खुद बताया, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल के, मैंने ये भी बताया था, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 21 दिन से कम का नोटिस भी हो सकता है। याद है स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन में भी उसने इशारा किया था कि स्पेशल रेजोल्यूशन 21 दिन से कम नोटिस पीरियड में भी पास हो सकती है। ठीक है, तो नोटिस पीरियड के बाद प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग, प्रोसीडिंग से क्या मुराद है कि जनरल मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी। जैसे एक रिक्वायरमेंट होती है कोरम, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है ताकि मीटिंग स्टार्ट की जा सके। अब वो कोरम क्या, जनरल मीटिंग का कोरम क्या होगा, वो कहां लिखा होगा? आर्टिकल्स में। जनरल मीटिंग का भी कोरम होता है, याद रखिए बोर्ड मीटिंग का भी कोरम होता है। बोर्ड मीटिंग का भी कोरम लिखा दो, इधर कहीं कवर हो रहा होगा बोर्ड मीटिंग्स में या डायरेक्टर्स की मीटिंग में। तो जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड बातें वो यहां पे होंगी, जैसे उनका कोरम क्या है। और एक चीज आपको बता दो, एक और एग्जांपल लिंक हो गई, जनरल मीटिंग का कोरम और बोर्ड मीटिंग का कोरम कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है तो आर्टिकल्स में लिखने की क्या जरूरत है? भाई ना लिखना चाहे ना लिखें, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर कौन से वाला अप्लाई होगा? जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है तो फिर आर्टिकल्स में वो प्रोसीडिंग वगैरह बातें लिखने की क्या जरूरत है? इसलिए कि हो सकता है हम उसको चेंज करना चाहें। जैसे फर्ज कीजिए कि उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स की मीटिंग होगी उसमें कोरम होगा फॉर एग्जांपल 25% शेयर होल्डर्स होने चाहिए। अच्छा, अब बताइए अगर हम आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखते कोरम के हवाले से, जनरल मीटिंग के कोरम के हवाले से, प्रोसीडिंग्स के हवाले से, तो कोरम क्या होगा? 25%। लेकिन अगर हम आर्टिकल्स में जनरल मीटिंग का कोरम लिख देते हैं, फिर कौन से वाला एप्लीकेबल होगा? आर्टिकल वाला, प्रोवाइडेड वो कंपनीज एक्ट से कंफ्लिक्ट ना कर रहा हो। अच्छा बताइए, अगर मैं आर्टिकल्स में लिख देता हूं, तीसरी एग्जांपल भी लेते हैं, आर्टिकल्स में लिख देता हूं कि जनरल मीटिंग का कोरम होगा 30% ऑफ शेयर होल्डर्स, क्या ये प्रोविजन वैलिड है? यस, ये वैलिड है। ये वायलेट नहीं कर रही लीगल प्रोविजन को, उसको स्ट्रिक्ट कर रही है, कंपनी एक्ट प्रोविजन को वायलेट नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं कह दूं कोरम 20% होगा, ये प्रोविजन इनवैलिड होगी क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट चले गए, उसको रिलैक्स कर दिया। तो नोटिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग ये लिखा जाएगा। और क्या होगा? वोटिंग ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का वोटिंग का तरीकाकार क्या होगा, ये तकरीबन वोटिंग राइट्स के बारे में है। यहां पे लिखा जाता है शेयर के साथ वोटिंग राइट्स क्या क्या अटैच क्या हो सकते हैं। यहाँ पे वोटिंग ऑफ मेंबर, फॉर एग्जांपल मेंबर वोटिंग करेंगे तो कितनी तरह की हो सकते हैं, ये भी हमने डिटेल में स्टडी करना है आगे कि मेंबर्स की वोटिंग 2 तरह की हो सकती है। याद है आपको सेनेट का इलेक्शन, उसमें बड़ा शोर मचा था, एक वोटिंग का तरीकाकार था खुफिया और एक था ओपन वोटिंग। तो उसी तरह सीक्रेट और ओपन, ये दोनों तरीकाकार। देखें सेनेट के इलेक्शन में क्या उन्होंने कहा था कि ओपन हो सकता है कि सीक्रेट हो सकता है, तो सिर्फ सीक्रेट हो सकता है, उन्होंने कहा ओपन आइन में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, पार्लियामेंट के केस में आइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कंपनी के केस में कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनीज के जब मीटिंग होगी उसमें वोटिंग होगी ना, तो दोनों तरीके हैं, शो ऑफ हैंड भी है और बैलेटिंग का तरीका। शो ऑफ हैंड होता है ओपन, सबको नजर आ रहा था किसने किसको वोट दिया, और बैलेटिंग का तरीकाकार भी है खुफिया सीक्रेट, कंपनी के केस में दोनों। तो यहां पे वोटिंग के तरीकाकार के बारे में लिखा गया होगा कि कौन सी तरह की वोटिंग की जा सकती है और तरीकाकार क्या। प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट क्या, प्रॉक्सी होता क्या है? जैसे आपका होता है ना, क्लास में हुआ करता था कभी, हमें याद है हमारे क्लास रिक्वायरमेंट होती थी कि 80% अटेंडेंस पूरी करनी है, कभी हमने छुट्टी करनी होती थी, क्या करते थे, साथ वाले अपने दोस्त को कहते थे यार सर मेरा रोल नंबर कॉल करेंगे तो आवाज लगा देना यस सर, तो उस बंदे को हम क्या कहते थे, ये प्रॉक्सी है। हाँ एग्जैक्टली उसी तरह कंपनी की जब जनरल मीटिंग हो रही होगी, फर्ज कीजिए मैं शेयर होल्डर हूं, जिस दिन मीटिंग है उस दिन मुझे अचानक कोई अर्जेंट काम बढ़ गया, अब दूसरी जगह जाना जरूरी है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि वहां पे जो मसला मैटर डिस्कस हो रहा है उसमें मेरा वोट कास्ट हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही काम करूंगा जो स्कूल में करते थे, क्या
कंपनी, हाँ अपने किसी दोस्त को देखूंगा, उसे कहूंगा यार मेरे बिहाफ पे तुम जाके वहां पे वोट कास्ट करो, वो ऐसे हो जाएगा जैसे मैं हूं, मेरे बिहाफ पे मेरा रिप्रेजेंटेटिव है ना, मेरा एजेंट है, उसको प्रॉक्सी कहते हैं। तो प्रॉक्सी का एक बाकायदा फॉर्म होता है, फॉर्म इंस्ट्रूमेंट कहते हैं फॉर्म को। प्रॉक्सी फॉर्म में क्या क्या चीजें होंगी, प्रॉक्सी मेंबर ही होना जरूरी है कि कोई नॉन मेंबर भी हो सकता है। हमारी जो क्लास होती थी उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि प्रॉक्सी मेंबर ही हो, हमारी क्लास का स्टूडेंट ही हो, कोई बाहर का बंदा आ गया वो तो उसको वैसे ही पकड़ के बाहर निकाल देते थे। लेकिन कंपनी के केस में प्रॉक्सी मेंबर भी हो सकता है, कोई नॉन मेंबर भी हो सकता है। इसके बारे में डिस्कशन हम आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के कितने डायरेक्टर्स होंगे, पावर्स क्या होंगी, ड्यूटीज क्या होंगी। अच्छा ये तीनों चीजें कंपनीज एक्ट में भी गिवन है, मॉडल आर्टिकल्स में भी गिवन है। चाहे तो इनको लिखें चाहे ना लिखें, नहीं लिखते तो कंपनीज एक्ट वाली अप्लाई होगी, और अगर लिखते हैं तो ये आर्टिकल में अप्लाई होंगे, प्रोवाइडेड कि वो वायलेट ना कर रहे हो लॉ को। मिनिमम नंबर डायरेक्टर्स की एग्जांपल तो मैंने आपको स्टार्ट में भी दे दी थी। नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ डिफरेंट मीटिंग, हाँ ये डिफरेंट मीटिंग्स की प्रोसीडिंग आ गई। ऊपर जनरल मीटिंग की बात हो रही थी ना, तो जनरल मीटिंग के अलावा भी क्या कोई और मीटिंग्स होती हैं, बिल्कुल और मीटिंग्स होती हैं। और कौन सी मीटिंग होती है, जैसे बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग, और भी मीटिंग्स होती हैं बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसी का मतलब खाली जगह, जो खाली जगह बन गई जो किसी डायरेक्टर के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, बाद में उसने कोई ऐसा काम किया कि वो डायरेक्टर नहीं, क्या कहते हैं, हाँ ना अहल हो गया। कोई डायरेक्टर अगर अपॉइंट हुआ बाद में वो नाअहल हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, अगर करप्शन करे, फॉर एग्जांपल फ्रॉड करे या और चीजें, ये कंपनी एक्ट ने लिखी हुई है कि किन किन केसेस में डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो वही सिचुएशंस अगर कंपनी अडॉप्ट करना चाहिए, उसको मजीद ऐड करना चाहे तो लिख सकती है कि डायरेक्टर किस केसेस में डिस्क्वालीफाई होगा, और अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो उसकी वैकेंसी फिल होगी या नहीं होगी, फिल होगी तो किसने करनी है। ये भी अगेन हमारे सिलेबस में है, डिटेल में हमने स्टडी करना है। इसमें बोर्ड मीटिंग के हवाले से डिस्कशन हमारे सिलेबस में है, अदर मीटिंग्स की डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट मिनट बुक। मिनट बुक्स क्या होती हैं, जब भी कोई मीटिंग होती है उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आवे। अच्छा जहन में रखिए, ये जो मीटिंग होती है ना, क्या सबूत होगा क्या मीटिंग में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्या उस मीटिंग की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही होगी, नहीं, मीटिंग्स की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बन रही होती। तो फिर मीटिंग में क्या फैसला हुआ, इसका सबूत क्या होता है, इसका सबूत तहरीरी होता है। मीटिंग के बाद एक बंदे की ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई इस मीटिंग में जितने भी मैटर डिस्कस हुए, जो भी फैसले हुए उसको लिखो, और जिस बुक में लिखा जाता है ना उसे कहते हैं मिनट बुक, और इस समरी ऑफ द मीटिंग को कहते हैं मिनट्स। आपने शायद बिजनेस कम्युनिकेशन में ये टॉपिक पढ़ा हो कि किसी कंपनी के मिनट्स कैसे बना, किसी मीटिंग के मिनट्स कैसे बनाते हैं। तो मिनट बुक के हवाले से डिस्कशन कि मिनट बुक जो है इसको फिर अप्रूव किसने करना है, मतलब ये किसी की अप्रूवल भी होनी चाहिए ना, हो सकता है लिखने वाला गलत मिनट्स लिख दे, तो अप्रूव किसने करना है, मिनट बुक जो है वो कहां पे मेंटेन की जाएगी, कितने अरसे तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग को मेंटेन करना है, ये सारी चीजें मिनट बुक के हवाले से आर्टिकल्स में लिखी जाएंगी। ये भी हमारे सिलेबस में है। डिविडेंड, डिविडेंड किस प्रॉफिट में से पे किया जाएगा, अगर कभी लॉस हो तो डिविडेंड पे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, डिविडेंड अनाउंस कर दे कितने दिनों में पे करना होगा, और डिविडेंड अगर फर्ज कीजिए कि पे नहीं करते तो चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या पेनल्टी पड़ेगी, और किन केसेस में डिविडेंड को अनाउंस करने के बाद भी कुछ केसेस में विदहोल्ड किया जा सकता है। ये सारी बातें डिविडेंड वाले सेक्शन में होंगी, ये भी हमारे सिलेबस में है। फिर इसके बाद अकाउंट्स, अकाउंट्स कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल लेजर ट्रायल वगैरह, उसके हवाले से कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाएगी और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट कौन करेगा वगैरह वगैरह, ये भी हमारे सिलेबस में है। सेल यानी उसका स्टैंप कंपनी की, इंडेमनिटी, वाइंडिंग अप, सील हमारे सिलेबस में से रिलेटेड और कोई डिस्कशन नहीं है, वाइंडिंग अप हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। इंडेमनिटी का एक छोटा सा टॉपिक है। इंडेमनिटी का मतलब क्या है, इंडेमनिटी का मतलब यह है अगर सीएफओ या सीईओ या कंपनी का कोई ऑफिसर कंपनी का भला चाहते हुए अगर उसको कोई नुकसान हो तो क्या कंपनी उसका नुकसान भरेगी। अगर कंपनी नुकसान, इस क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडेमनिफिकेशन, यानी किसी बंदे का नुकसान भरना जो हमारी वजह से हुआ, ये इंडेमनिफिकेशन। जैसे फर्ज कीजिए हमने एक बंदे से कहा भाई तुम ऐसा करो, सामान लोड करो और हमारी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में लेके जाओ। उसने कहा अच्छा, उसने सामान लोड किया, रास्ते में उसने ट्रैफिक सिग्नल जो है था उसकी वायलेशन की, उसे 1000 रुपए का जुर्माना हुआ। क्वेश्चन ये है क्या ये जुर्माना कंपनी उसको रीपे करेगी या नहीं करेगी, ये इशू है। और ये तो सिर्फ एग्जांपल मैंने आपको दी ना, ये इंडेमनिफिकेशन कहलाता है। क्या कंपनी उस ड्राइवर को इंडेमनिफाई करेगी या नहीं करेगी, ये बेसिक इशू है। लॉ कहता है
कुछ केसेस में इंडेमनिफिकेशन होगी, कुछ केसेस में इंडेमनिफिकेशन नहीं होगी, और ये सेक्शन इंडेमनिफिकेशन वाला बताता है कि किन केसेस में इंडेमनिफिकेशन अलाउड है और किन में अलाउड नहीं है। तो ये हमारे डिफरेंट कंटेंट्स है जो किसी भी आर्टिकल्स में होते हैं, और याद रखिए तकरीबन इन सारे कंटेंट्स के बारे में कंपनीज एक्ट में भी इंफॉर्मेशन है और मॉडल आर्टिकल्स में भी इंक्लूडेड है। कंपनी चाहे तो ये सारे अपना आर्टिकल्स बनाए, उसमें सारी चीजें लिखे, चाहे तो एज इट इज वाली अडॉप्ट कर ले, लेकिन याद रखें अगर कंपनी अपना आर्टिकल, फिर वही बात रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि केस स्टडी में यूज हो सकती है, अगर कंपनी अपना आर्टिकल रजिस्टर करवाती है और उसमें कोई बात, फर्ज कीजिए उन्होंने अल्टरेशन ऑफ कैपिटल के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा अपने आर्टिकल्स में, तो क्या फिर क्या होगा, क्या अल्टरेशन कभी भी नहीं हो सकेगी? फिर क्या होगा, फिर वो रूल एप्लीकेबल होंगे जो कि मॉडल आर्टिकल्स में लिखे होंगे, और अगर इन आर्टिकल्स में कोई भी चीज कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है वो इनवैलिड करार पाएगी। फिर कह रहे हैं एडिशनल कंटेंट्स इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आर अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय गारंटी के केस में आर्टिकल्स में मजीद, हालांकि अब मुझे समझ नहीं आ रही, हालांकि ये चीजें जो हैं वो मेमोरेंडम में भी आती हैं, लेकिन उसने दोबारा यहां पे लिख दी शायद डिटेल के लिए कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो आर्टिकल्स में मेंबर ने जो गारंटी दी है वो अमाउंट भी आएगी, और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो उसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं वो भी लिखे जाएंगे। बहरहाल ये एडिशनल कंटेंट्स थे, ये सारे एलिमेंट मैंने कंटेंट्स वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर दिए। इनमें से ज्यादातर जिनके साथ मैंने स्टार लगाए हैं वो हमने आगे चल के फर्दर स्टडी करने हैं, तकरीबन सारे ही हमने आगे स्टडी करने हैं सिवाय 2-3 के। तो ये हो गए हमारे कंटेंट्स, इनको याद कर लीजिएगा, इनका रटा लगा लीजिएगा। आई कैप आपसे पूछ सकता है कि बताओ जरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, 8 कंटेंट्स लिख के दिखाओ, 4 नंबर के साथ क्वेश्चन पूछ लिया उसने, तुम्हें पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स में कौन से कंटेंट्स हैं। एमसीक्यूज में उसने 1-2 दफा पूछा होगा ये टॉपिक, कुछ उसने कंटेंट्स दे दिए थे, उनमें से 3 कंटेंट्स आर्टिकल्स में होते थे, 1 आर्टिकल्स में नहीं था। मैंने कहा था आइडेंटिफाई करो कि कौन से वाला कंटेंट है जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं है। नेक्स्ट प्रिंटिंग, सॉरी ये पहले अल्टरेशन की बात कर लेते हैं। फर्ज कीजिए कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में ये जो चीजें लिखी सो लिखी, रजिस्टर करवा ली, क्या उसके बाद उसमें अल्टरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना। हालांकि मेमोरेंडम एसोसिएशन ज्यादा अहम डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें अल्टरेशन हो सकती है तो आर्टिकल्स में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आर्टिकल्स का कोई भी एलिमेंट आपने अल्टरेशन करनी है उसमें, तरीकाकार क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। अच्छा बताइए स्पेशल रेजोल्यूशन कौन पास करेगा, डायरेक्टर्स या मेंबर्स? याद रखें स्पेशल रेजोल्यूशन हमेशा मेंबर्स ही पास करते हैं। ये कंसेप्ट ही जनरल मीटिंग का है, मेंबर्स का है। बोर्ड मीटिंग में जितने भी डिसीजन होते हैं सिंपल मेजोरिटीज होते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन आप इसको, लेकिन एग्जाम में अच्छा सुन ले एक और चीज, यहां पे व्हाइट बोर्ड में जो आपके साथ मैटर्स लिखते हैं ना हम, वो आपको सिर्फ याद करवाने के लिए की पॉइंट्स लिखते हैं। एग्जाम में जब आपने इनको लिखना है ना तो आपने इनको इस फॉर्म में नहीं लिखना, बल्कि कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, उस फॉर्म में जिस तरीके से बुक में मौजूद है। जो लिखना है, जो याद करना है आपने वो बोर्ड वाला करना है, जो एग्जाम में जाके लिखना है वो बुक वाला लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट बुक से भी याद कर सकते हैं आप, उसमें की पॉइंट्स आपको खुद हाईलाइट करने पड़ेंगे। यहां पे ये फायदा होता है कि की पॉइंट्स हमने खुद आपको निकाल के सामने रख देते हैं। जैसे अगर मैं इसको एग्जाम में लिखूंगा ना सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन, वो मुझे नंबर नहीं देगा, फिर मैं कहूंगा कंसेप्ट तो मुझे आता था, पेपर भी अच्छा हुआ, पता नहीं क्यों नहीं पास हुआ। एग्जाम में मैं इसको कैसे लिखूंगा? मेंबर शैल पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग टू अल्टर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें अगर आप देखें ना, इस लाइन में काम की बात यही है, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन याद रखिए एक तरीकाकार होता है, हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अपने कंसेप्ट को कवर करना है। ये कंसेप्ट याद करने के लिए तो ठीक है, कंसेप्ट को एग्जाम में प्रोड्यूस करने के लिए तरीकाकार ठीक नहीं है, उसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अच्छा ये तो हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि आइए वापस मैं आपको अगली प्रोविजन लिंक करवाता हूं। सर जी जरा इधर अपनी प्रोविजन, ये इस प्रोविजन को लिंक करवाता हूं मैं इस कंसेप्ट के साथ, वोटिंग एंड अदर राइट्स के साथ। आपको याद है कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स पॉसिबिलिटी है, क्लास ए के शेयर, क्लास बी के शेयर। क्लास ए के शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, टोटल शेयर कितने हैं, बी के शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, टोटल शेयर कितने हैं, ये लिखा होगा मेमोरेंडम में। क्लास ए के शेयर होल्डर के राइट्स क्या है, क्लास बी के शेयर होल्डर के राइट्स क्या है, ये लिखा होगा आर्टिकल्स में। लेकिन फर्ज कीजिए हमने एक क्लास बी रखी हुई थी, अब हम चाहते हैं उस क्लास बी के राइट्स को वेरी कर दें। क्लास ए 80% शेयर कैपिटल है उनके पास, क्लास बी का शेयर कैपिटल 20% है, टोटल 100% हो गया। अब हम ये चाहते हैं क्लास बी के जो शेयर होल्डर है उनके राइट्स को कम कर दें, उनके राइट्स का, तो क्या होगा? अब खुद बताइए, जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो क्या ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। क्लास ए वाले तो छलांगे मार मार के कहेंगे बिल्कुल करो, इनके राइट्स कम करो, क्योंकि क्लास बी के शेयर होल्डर के राइट्स कम होंगे तो इसका मतलब यह क्लास ए वालों की अहमियत बढ़ेगी, इनके राइट्स बढ़ गए।
तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो जाएगी बाय डेफिनेशन, लेकिन खुद सोचे क्या ये ज्यादा नहीं है क्लास बी शेयर होल्डर वालों के साथ, कि जब पैसों की जरूरत थी उनके राइट्स बढ़ा चढ़ा के उन्हें दिखाए गए और शेयर इशू किए गए, जब मतलब पूरा हो गया उसके बाद उस क्लास बी के शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी कर दिया गया, कम कर दिया गया। ऐसा पॉसिबल है, इसलिए लॉ ने ये कहा आपने आर्टिकल्स में कोई भी अल्टरेशन करनी है स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन अगर उस अल्टरेशन से कोई क्लास ऑफ शेयर होल्डर इफेक्ट हो रहे हैं, कोई क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो उस इफेक्टेड क्लास की भी 3/4 मेजोरिटी की अप्रूवल जरूरी है। अब आपने यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन आपने कहा वो भी 3/4 मेजोरिटी से पास होती है, ये भी 3/4 मेजोरिटी से पास हो रहा है, फर्क क्या है? भाई फर्क है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास होती है ना, ये 3/4 मेजोरिटी ऑफ टोटल कैपिटल की बेस पे होती है, लेकिन यहां पे जो कह रहा है फर्दर अप्रूवल लेनी है वो हमने इफेक्टेड क्लास, यानी जो हमारे वाली एग्जांपल में क्लास बी है, इसके शेयर होल्डर्स की 3/4 मेजोरिटी लेनी है। यानी 100 शेयर कैपिटल टोटल था, 80 क्लास ए हो गया, 20 क्लास बी हो गया। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होंगे ना ये, तो इसमें 75 वोट चाहिए किसी भी से क्लास में मिल जाए इन टोटल, लेकिन जब इसके राइट्स वेरी हो रहे हैं तो इस क्लास के भी 3/4 यानी 15% मेंबर्स की अप्रूवल जरूरी है, वरना इसकी अल्टरेशन नहीं हो जाती। यानी एक हमें चाहिए रेजोल्यूशन ओवरऑल और एक चाहिए इफेक्टेड क्लास की 3/4 मेजोरिटी की। फिर इसके बाद जब ये दोनों काम हो जाए तो अल्टर्ड आर्टिकल सबमिट करवाने हैं। अच्छा गैस कीजिए किसको सबमिट करवाने होते हैं अल्टर्ड आर्टिकल? अभी तक आपने अगर ला पढ़ा है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हम ये जब अल्टरेशन वगैरह करते हैं तो किसको सबमिट करवाते हैं? रजिस्ट्रार को। और अल्टर्ड मेमोरेंडम और अल्टर्ड आर्टिकल्स कितने दिनों में जमा करवाते हैं? 30 दिन में। याद है आपको टाइम पीरियड मैंने बताया हुआ है कि नॉर्मली इसके कुछ केसेस में, 1-2 केसेस में एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मली जब कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं 15 दिन में फाइल करनी होती है रजिस्ट्रार को। और जो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की अल्टरेशन करवाएं तो अल्टर्ड मेमोरेंडम या आर्टिकल 30 दिन में रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है। तो ये हमारा प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन हो गया। की प्रोसीजर 3 है: स्पेशल रेजोल्यूशन, 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास और विद इन 30 डेज अल्टर्ड मेमोरेंडम टू रजिस्ट्रार, अल्टरेशन हो जाएगी। एग्जाम में लिखते पॉइंट लिखते हुए इस लाइन को ना भूल जाइएगा। अक्सर स्टूडेंट्स आर्टिकल्स में अल्टरेशन बताते हुए इस लाइन को भूल जाते हैं, ये लाइन बहुत अहम है। ठीक है, प्रोबेबली अगर पेपर सेट करूं 4 नंबर का क्वेश्चन पूछूं अल्टरेशन, तो मैं 1 नंबर इसको दूंगा पहले को, 1 नंबर तीसरे वाले को, क्योंकि ये रूटीन का प्रोसीजर है। स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है ना, जो इस केस से स्पेसिफिक, इसको 2 नंबर एलोकेट करूंगा मैं। हु कैन गेट कॉपी? मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी कौन हासिल कर सकता है? मैं और आप हासिल कर सकते हैं किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का? जवाब है नहीं। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी सिर्फ और सिर्फ मेंबर हासिल कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का मेंबर, सिर्फ मेंबर फीस पे करके अप्लाई करेगा कंपनी को और फीस पे करेगा, क्योंकि जाहिर है मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी फ्री में थोड़ी होगी। कोई उसके अगर 100-150 भी सफे हैं तो 500-1000 रुपया तो चार्ज करेगी कंपनी। जो भी प्रेस्क्राइब फीस है कंपनी ने डिसाइड की है वो फीस पे करेंगे और विद इन 14 डेज यानी अप्लाई करने के 14 दिन के अंदर अंदर मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी मिल जाएगी। लीजिए जी आप इसलिए सुन लें, अगर आप एज स्टूडेंट किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं, आप उसकी कॉपी नहीं ले सकते। आपको उस कंपनी का पहले मेंबर बनना पड़ेगा, यानी उसका शेयर खरीदना पड़ेगा, कम से कम 1 शेयर खरीद ले। फिर शेयर खरीदने के बाद आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। मेंबर बनने के बाद कंपनी को अप्लाई करें, पैसे भी जमा करवाएं, तो आपको विद इन 14 डेज मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली एक बात मैं आपको और बता दूं, ये बुक्स में नहीं लिखी हुई, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। कंपनी अगर खुद से किसी को चाहे तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी दे सकती है। जैसे बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएं तो बैंक कहे नहीं भाई, हमें पहले आप अपना सारा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले करें ताकि हम उनको पढ़ के देख सकें कि आप काम क्या करते हैं और आपका इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वगैरह क्या क्या है और दूसरी चीजें। तो उस सूरत में कंपनी अगर खुद से चाहे तो उस बैंक को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन कोई बंदा अगर लेना चाहे कंपनी से तो वो सिर्फ मेंबर ही ले सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। आगे चलते हैं जी, कुछ जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन में एक ही चीज काम की है, मतलब एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जो समझने वाली चीज है वो एक है। क्या? स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का जब रजिस्टर हो जाते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है शेयर होल्डर्स पे। ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट उसने बताया, तो सुन ले। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन जैसे रजिस्टर्ड हो गए, ये सारे मेंबर्स पे बाइंडिंग होते हैं, यानी हर मेंबर के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इसके मुताबिक ही काम करेगा, या उसके जो राइट्स और लायबिलिटीज होंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही होंगे जो उस मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। अच्छा, यहां पे एक लाइन कहता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हर मेंबर पे बाइंडिंग है, चाहे वो साइन करे या ना करे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेंबर्स मेमोरेंडम और आर्टिकल को साइन ना करें? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, जो शुरू के सब्सक्राइबर्स होंगे ना,
इनिशियल मेंबर्स वो सिर्फ मेमोरेंडम और आर्टिकल को साइन करते हैं। एक दफा रजिस्टर हो जाए उसके बाद फर्स्ट कीजिए उन्होंने अपने शेयर्स आगे किसी बंदे को बेच दिए, ए ने बी को बेचे, बी ने सी को बेचे, सी ने डी को बेचे, तो हर नया बंदा जो शेयर होल्डर यानी मेंबर बनेगा वो आके मेमोरेंडम और आर्टिकल को साइन करेगा? इसका जवाब है नहीं। वो एक दफा साइन होकर रजिस्टर हो गए, वो वही भरेंगे। बाकी वाले जो लोग हैं उन्होंने, हालांकि मिस्टर बी सी डी ई ने, उन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल को साइन नहीं किया, लेकिन याद रखें इसके बावजूद मेमोरेंडम और आर्टिकल्स उनके ऊपर बाइंडिंग होंगे, ऐसे ही एज इफ दे हैड साइंड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। फिर जब मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको याद है कि मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में वो एग्री कर अंडरटेकिंग देते हैं। वो लास्ट क्लास था अंडरटेकिंग वाली, जब हमने क्लासेस को पढ़ा था, जिसमें वो लिखते हैं कि हम में से हर बंदा जो जो शेयर उसने कहे हैं कि मैं बाय करूंगा वो बाय करेगा। यानी मेमोरेंडम में जो सब्सक्राइबर अंडरटेकिंग देते हैं कि अगर ये कंपनी बन गई तो हम इसके इतने इतने शेयर खरीदेंगे। तो जब मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाए तो सब्सक्राइबर्स के ऊपर लाजमी हो जाता है कि उनके जिम्मे जो भी पैसे बनते हैं, यानी शेयर्स की मद में, ठीक है, मनी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, शेयर्स की मद में जितने पैसे बनते हैं वो ड्यू हो जाते हैं और विद इन 30 डेज पे करने हैं उन्होंने। यानी जैसे फर्ज कीजिए मैंने मेमोरेंडम में ये लिखा था क्लास में कि जी जब अगर ये मेमोरेंडम रजिस्टर हो जाता है मैं इसके 1000 शेयर खरीदूंगा और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। तो जिस दिन में अगर मेमोरेंडम रजिस्टर हो जाता है 10 अप्रैल को, तो फिर मेरी जिम्मेदारी होगी 10 अप्रैल से 30 दिन के अंदर अंदर, यानी जो तकरीबन बनेंगे, अप्रैल 30 का महीना है तो 10 अप्रैल से गिनेंगे तो 9 मई तक तकरीबन 30 दिन बनेंगे। तो मेरी जिम्मेदारी है कि 9 मई तक मैंने शेयर्स का जितने भी पैसे बनते हैं, यानी अगर मैंने कहा था कि मैं 1000 शेयर की अगर मैंने कमिटमेंट की थी और एक शेयर 10 रुपए का है तो मैंने 10,000 रुपए जमा करवाने हैं कंपनी को 9 मई से पहले। अगर मैं ये पैसे जो मैंने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहा था मैं उसके पैसे जमा नहीं करवाता और 30 दिन गुजर जाते हैं तो याद रखें वो शेयर्स की जो अलॉटमेंट मुझे हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी। अब उसके बाद मैं खुद से भी शेयर्स लेना चाहूं तो नहीं ले सकता, शेयर्स की अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी और फिर जो रजिस्ट्रार कहेगा उसके मुताबिक कंपनी ने अमल करना होगा। यानी हो सकता है रजिस्ट्रार ये कहे कि भाई इसका कोई और अल्टरनेट बंदा ढूंढो जो इसके शेयर खरीदने को तैयार हो जाए ताकि तुम लोगों का शेयर कैपिटल पूरा हो, या हो सकता है रजिस्ट्रार कहे चलो यार उसको छोड़ो उसके बगैर ही काम शुरू कर दो, जो भी इसकी डायरेक्शंस होगी उनके मुताबिक काम किया जाएगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर पैसे देने हैं वरना नाम रिमूव हो जाएगा। और फिर जितने भी पैसे इकट्ठे हो गए, यानी जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, फर्स्ट कीजिए सारे के सारे सब्सक्राइबर, एक मेरे अलावा सारे सब्सक्राइबर्स ने कंपनी को पैसे जमा करवा दिए, तो अब कंपनी की तरफ से एक रिसीट बनती है कि इतने इतने बंदों ने, एक फॉर्म बनता है रिसीट फॉर्म, कि मिस्टर ए ने इतने शेयर्स बाय किए उसके अगेंस्ट में इतने पैसे दे दिए, बी ने इतने शेयर बाय किए उसके अगेंस्ट में इतने पैसे दे दिए। ये रिसीट रजिस्ट्रार को जमा करवानी होती है, लेकिन इस रिसीट को वेरीफाई भी करवाना है। पहले किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से इस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी को हम वेरीफाई करवाते हैं और उसकी रिपोर्ट के साथ 45 दिन के अंदर अंदर, 45 दिन के अंदर अंदर, यानी जब इनकॉर्पोरेशन हो जाए उसके अंदर अंदर, ये 30 दिन खत्म होने के बाद वाले 45 दिन के अंदर नहीं, बल्कि 30 के बाद 15 दिन और डाल के उन 45 दिन के अंदर अंदर हमने ये सबमिट जो वेरीफाई करवा के चार्टर्ड अकाउंटेंट से रजिस्ट्रार को सबमिट करवाने हैं विद इन 45 डेज। ये है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम, यानी जब कभी मेमोरेंडम या आर्टिकल रजिस्टर हो जाएंगे तो उसका इफेक्ट हमारे मेंबर्स पे क्या पड़ेगा। अल्टरेशन टू इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर, अगर किसी एक, फर्ज कीजिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसमें एक मेंबर की लायबिलिटी है बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, समझाने को भी आसान है लेकिन मैं एक एग्जांपल के जरिए से आपके साथ डिस्कस करता हूं। फर्ज कीजिए कंपनी के 10 मेंबर्स हैं, हर मेंबर ने लायबिलिटी दी 1-1 लाख रुपए की, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। बाद में बाकी के 9 मेंबर्स ने कहा यार ये जो मिस्टर वाई है ना, इसने गारंटी दी है 1 लाख, गारंटी लिखी हुई है मेमोरेंडम में, लेकिन लॉ हमें ज्यादा देता है कि हम मेमोरेंडम की अल्टरेशन कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन से, तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए। हम 10 में से 9 मेंबर्स हैं, 3/4 मेजोरिटी पूरी हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं मेमोरेंडम में अल्टरेशन करते हैं कि जो मिस्टर वाई है 10वां बंदा, इसकी लायबिलिटी 10 लाख रुपए होगी, यानी अपनी लायबिलिटी भी उसके सर पे डाल दी। अब खुद सोचिए बाय लॉ ये अल्टरेशन वैलिड है कि नहीं। अभी तक जो हमने कंसल्ट पढ़े उसके लिहाज से वैलिड लग रही है, क्योंकि मेमोरेंडम की अल्टरेशन हो सकती है, अल्टरेशन स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई है, लेकिन जहन में आ रहा है ना कि ये गलत बात है, ये तो वाई के साथ ज्यादती हो रही है। इसीलिए लॉ ने ये कहा कि अगर आप अल्टरेशन करते हैं मेमोरेंडम वगैरह की, आर्टिकल्स की, और उसके जरिए से किसी मेंबर की लायबिलिटी बढ़ाते हैं, यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो आपने उसकी अमाउंट बढ़ा दी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो आपने उसे कहा कि भाई तुम्हारे लिए लाजिम है कि अगले 6 महीने के अंदर तुमने 1 लाख शेयर और बाय करना है, लायबिलिटी इंक्रीज कर दे, तो ये प्रोविजन तब
तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक वो बंदा अपनी कंसेंट राइटिंग में ना दे। यानी ये प्रोविजन तभी वैलिड होगी जब वो मेंबर जिसकी लायबिलिटी बढ़ रही है वो अपनी रजामंदी का इजहार करे, अल्ट्रेशन से पहले या बाद में। जब तक इसकी कंसेंट नहीं होगी, इसकी मर्जी के बगैर इसकी लायबिलिटी नहीं बढ़ाई जा सकती, चाहे 3/4 की बजाय 99% मेजोरिटी के साथ क्यों ना अल्ट्रेशन कर लें। और लॉजिकल बात है, ऐसा ही होना ही चाहिए। अल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, जब आपने एक दफा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्ट्रेशन कर ली, उसके बाद जितनी भी कॉपीज इशू करेंगे आप बाद में, तो याद रखें आपने अल्टर्ड कॉपी ही इशू करनी है। यानी उस कॉपी में अल्ट्रेशन मौजूद हुई हो, ये ना हो आपने ऑलरेडी हजार मेमोरेंडम आर्टिकल छपवा के रख लिया है कि कोई मांगेगा अगर मेंबर तो उसको दे देंगे, और 500 इशू हुआ बाद में अल्ट्रेशन होगी तो आप सोच रहे हैं यार ये पुराना मेमोरेंडम आर्टिकल जाया करना पड़ेगा, इससे बेहतर है अब जो आएगा पहले उसको ये पुराने वाला दे देंगे, जब ये खत्म होंगे फिर नए वाले आर्टिकल्स देंगे। ऐसे नहीं करना। जब अल्ट्रेशन हो गई तो पुराना मेमोरेंडम आर्टिकल्स बिल्कुल फारग डिस्पोज ऑफ कर दें। आपने वही मेमोरेंडम आर्टिकल इशू करना है जिसमें अल्ट्रेशन मौजूद है। अगर ये नहीं करते तो जो ऑफिसर जिम्मेदार होगा उसको पेनल्टी इंपोज होगी। और फिर फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फॉर्मेट, मॉडल फॉर्मेट मौजूद हैं। कहां मौजूद है? आपने मेरे मुंह से टेबल है बार बार सुना होगा, तो बिल्कुल कंपनीज एक्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल है, उसके अंदर अपेंडिक्स समझ लीजिए, उसमें मॉडल आर्टिकल्स मौजूद है। अगर आप किसी भी कंपनी का मॉडल आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कंपनीज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में जाएं, वहां पे आपको मॉडल आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वहां पे तरतीब से लिखे हुए हैं, जैसे जहां तक मुझे याद है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का है, टेबल ए एंड टेबल बी। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल सी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल डी। अनलिमिटेड कंपनी, टेबल ई। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, टेबल एफ। मेरा ख्याल है कुछ इसी तरीके से, शायद मैं इक्का दुक्का आगे पीछे कर गया हूं, लेकिन इस तरतीब से टेबल लगे हुए हैं। और आप हर टेबल के अंदर जाके, हर टेबल में किसी न किसी स्पेसिफिक कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का फॉर्मेट दिया गया है। आप अगर किसी भी टाइप ऑफ कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, रेलिवेंट टेबल में जाए, लेकिन सचमुच में ना चले जाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताना मकसद है हमारे सिलेबस में कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल्स मौजूद कहां पे है। आपने प्रैक्टिकली अगर कभी पढ़ना हो एज स्टूडेंट, इनको पढ़ना हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से वाली टाइप ऑफ कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स किस टेबल में है, इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये थे हमारे कंसेप्ट आज के लेक्चर के। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है और आज का चैप्टर 12 भी खत्म होता है। आपने एक काम और करना है, एमसीक्यूज की डिस्कशन, जो एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करना है, जो बुक के चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज है इनको भी अटेम्प्ट करना है। मैं अनकरीब दरमियान में किसी दिन, एक आधा दिन कोई छुट्टी आती है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो इंशाल्लाह मैं जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन, याद रखिए वो डिस्कशन मैंने जरूर कर, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मैंने आपको पास पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करवाया, इसका मतलब मैंने आपको सही तैयारी नहीं करवाई। तो बिल्कुल कमिटमेंट मेरे जहन में है, वो इंशाल्लाह जैसे मुझे 1-2 दिन, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रीवियस जितने भी हमारे क्वेश्चंस, टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं बुक में, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसकी डिस्कशन शेयर करूंगा। अभी कुछ लेक्चर्स की रूटीन ऐसी चल रही है, वो बर्डन की वजह से मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह 5-6 एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रीवियस हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के, उनकी डिस्कशन मैंने आपके साथ शेयर करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।